Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me, Dr. Abira Ali, गायनाकोलॉजिस्ट फ्रॉम फैसलाबाद। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वीडियोस देखी जा रही हैं। आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि मैं एक एक करके आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दे सकूं, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके मेरी इन वीडियोस के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एज़ोस्पर्मिया वाली वीडियो के बारे में। एज़ोस्पर्मिया वाली वीडियो सबसे ज़्यादा देखी गई है, आपने कमेंट्स किए हैं। तो इनमें सबसे पहला जो कमेंट है वो है अहमद तौफीक साहिब का, जो कहते हैं फेसिंग एज़ोस्पर्मिया। इसके अलावा मोहम्मद शकील साहिब हैं, जो कहते हैं डॉक्टर मेरा स्पर्म काउंट 0 है, इंक्रीज़ करने के लिए मेडिसिन बताएं। नेक्स्ट अफसर साहिब हैं, जो कहते हैं मेरा 0 है। और इसके अलावा एक लेडी हैं नीलू जान, जो कहती हैं डॉक्टर साहिब प्लीज़ मेरे हस्बैंड का भी एज़ोस्पर्मिया है, प्लीज़ कोई मेडिसिन बता दें। तो ये कमेंट्स थे। तो सबसे पहले मैं आपको एज़ोस्पर्मिया का एक ओवरव्यू दे दूं कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। एज़ोस्पर्मिया बेसिकली आपके स्पर्म के काउंट का 0 होना सीमन की रिपोर्ट के अंदर, उसको हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। और ये 1% मेल पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। लेकिन कभी भी हम एक सैंपल की रिपोर्ट के ऊपर एज़ोस्पर्मिया को डिक्लेयर नहीं कर देते। कम से कम 2 सैंपल्स ऐसे होने चाहिए जिनमें एज़ोस्पर्मिया हो, तो हम कहते हैं कि ये एज़ोस्पर्मिया है। और जब एज़ोस्पर्मिया आ जाता है आपकी रिपोर्ट के ऊपर, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई, आप कभी भी औलाद नहीं पैदा कर सकते। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कपल कि क्या हमारी कभी भी औलाद नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने किसी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का इंतखाब करना है, उनके पास जाना है। आपके डॉक्टर आपका कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपको चेक करेंगे, आपकी टेस्टिस, स्क्रोटम, ये सब कुछ अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट आपकी कुछ रिपोर्ट्स करवाई जा सकती हैं, जो कि हार्मोनल प्रोफाइल होती है, हार्मोन्स का लेवल चेक किया जाता है। नेक्स्ट एक टेस्ट होता है जेनेटिक टेस्ट, जिसमें कैरियोटाइपिंग करा के आपके क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं कि कहीं स्पर्म ना बनने का पैदाइशी तौर पे तो नहीं मसला। और इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, जिसे ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और इसमें हम आपकी इजैकुलेटरी डक्ट्स देखते हैं कि कहीं उन डक्ट से अंदर कोई ब्लॉकेज का मसला तो नहीं है। और बाज़ औक़ात हम अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड उसी वक्त ही इस ब्लॉकेज को दूर भी कर सकते हैं। तो ये वो अल्ट्रासाउंड और बाकी रिपोर्ट्स थी जो कि ये वर्कअप आपका करवाया जाता है। और इस वर्कअप के अकॉर्डिंगली आपका एज़ोस्पर्मिया हम क्लासीफाई करते हैं कि ये किस तरह का एज़ोस्पर्मिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। अब ये जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, प्री टेस्टिकुलर कॉज और टेस्टिकुलर कॉज। प्री टेस्टिकुलर कॉज की बात करें तो इसमें ये होता है कि ये 2% लोगों को अफेक्ट करता है। इसका मतलब है कि आपकी टेस्टिस ठीक हैं, आगे से आपकी इजैकुलेटरी डक्ट्स भी ठीक हैं, लेकिन ब्रेन के लेवल पे मसला है। ब्रेन से एफएसएच या एलएच हार्मोन कम आ रहे हैं, जो कि टेस्टिस को आगे स्टिमुलेट करते होते हैं कि स्पर्म बन जाए। लेकिन इन हार्मोन्स के लेवल कम होने की वजह से आपकी टेस्टिस प्रॉपर्ली स्पर्म नहीं बना पाती। इसके कॉजेस में हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म आ जाता है कि आपकी हार्मोन्स नहीं है ठीक। इसके अलावा एक कैल्मन सिंड्रोम होता है, जो कि पैदाइशी मसला है हार्मोन्स ना बनने का। हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है कि थायराइड लेवल कम है। और इसके अलावा अगर आप टेस्टोस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई बाहर से सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपके अंदर की टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो सकता है, हार्मोन्स कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी टेस्टिस प्रॉपर्ली स्पर्म नहीं बना पाती। अब अच्छी बात यह है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो 90% तक है, यानी सक्सेस 90% तक है। 90% तक लोगों में हम मेडिसिन दे के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है, हम आपको हार्मोन्स दे सकते हैं, एफएसएच दे सकते हैं, या आपको एचसीजी दिया जा सकता है, अनेस्ट्राजोल दिया जा सकता है। अगर बायोअवेलेबल टेस्टोस्टेरोन कम है तो आपको क्लोमिड दी जा सकती है, जो कि टेस्टिस की में स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। तो ये ना भी हो तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं। हम आपका कर सकते हैं, माइक्रो टीसी कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम स्पर्म्स को एस्पिरेट कर सकते हैं डायरेक्ट टेस्टिस में से अंडर द गाइडेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो
तो इसका अच्छा प्रोग्नोसिस है, हम लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में प्री टेस्टिकुलर कॉज होता है। अब टेस्टिकुलर कॉज की बात करूँ तो वो है टेस्टिस के अंदर कोई मसला होता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म नहीं बन पाते। तो इसकी जो वजूहात हैं वो ये हैं कि आपको कोई वेरिकोसील हो सकती है, कोई जेनेटिक मसला हो सकता है, टेस्टिस का कैंसर हो सकता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकती हैं। ये टेस्टिस पेट में ही रह जाती हैं, आपकी नीचे स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से टेस्टिस प्रॉपरली स्पर्म नहीं बना पाती। ये 49 to 93% लोगों को अफेक्ट करता है। क्रोमोसोम्स आपके चेक करवाए जाते हैं कि जेनेटिकली कोई मसला तो नहीं है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कम है। यानी कि अगर टेस्टिकुलर कॉज है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल होता है, ये लाइफ लॉन्ग चलता है और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्टिल हम माइक्रो टीसी करके हम कुछ ना कुछ स्पर्म्स को ढूंढ सकते हैं आपकी टेस्टिस में से। अब ये जो अगर हमें स्पर्म मिल भी जाते हैं आईवीएफ के ज़रिए या इक्सी के ज़रिए या फिर माइक्रो टीसी के ज़रिए, तो भी ये स्पर्म्स इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप नेचुरली कंसीव कर सकें। फिर भी आपको कोई ना कोई मेथड चाहिए होता है आईवीएफ या इक्सी का, जिसके ज़रिए आप लोग कंसीव कर सकें, लेकिन कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं। अगले कॉज की बात करूँ तो वो है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज या फिर पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज, यानी कि आपका ब्रेन ठीक है, ब्रेन से हार्मोन्स ठीक आ रहे हैं और इसके अलावा आपकी टेस्टिस ठीक है, प्रॉपरली वो स्पर्म बना रही हैं, लेकिन आगे आपकी एजैकुलेटेड डक्ट्स में कोई मसला आ रहा है, कोई ब्लॉकेज आ रही है, कोई प्रोस्टेट में सिस्ट है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म बाहर सीमन के सैंपल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो अगर ये मसला हो, इसकी वैसे वजूहात अगर मैं देखूं तो वो होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक पैदाइशी तौर पे मसला है कि आपकी जो वॉस डेफरेंस होती हैं, डक्ट्स होती हैं, यही मौजूद नहीं होती हैं पैदाइशी तौर पे। या फिर ये होता है कि वासेक्टमी का ऑपरेशन करवाया होता है मेल ने, नसबंदी का ऑपरेशन, ताकि आगे बच्चे ना हों, या फिर कोई आपकी ब्लॉकेज हो सकती है ड्यू टू हर्निया रिपेयर। जब दोनों साइड का हर्निया होता है तो जब उसकी रिपेयर का ऑपरेशन करवाया जाता है तो बाज़ औक़ात डक्ट्स की ब्लॉकेज हो सकती है, डक्ट्स को डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म्स नहीं पहुंच पाते सीमन के सैंपल में। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि सर्जिकली हम आपकी टेस्टिस में से, वॉस डेफरेंस में से या एपिडिडमस में से, जहाँ से हमें स्पर्म मिलते हैं ब्लॉकेज से पहले पहले, वो स्पर्म्स एस्पिरेट की कर लिए जाते हैं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, टीज़ा, टीसी, मीज़ा या पीसा टेक्निक्स के ज़रिए। और ये जब स्पर्म एस्पिरेट कर लिए जाते हैं तो इनको आईवीएफ या इक्सी के ज़रिए किसी अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में, आईवीएफ सेंटर में फर्टिलाइजेशन करवा दी जाती है एग के साथ, और ये इनकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव हैं उनकी सक्सेस रेट तो 50% से भी ज़्यादा है, और जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हैं वो भी सर्जिकली स्पर्म रिट्रीव करके और इक्सी के ज़रिए सक्सेस रेट उनकी भी 40% है। तो इस तरह से एज़ोस्पर्मिया को हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अगली वीडियो की बात करूँ तो जो इसके अलावा एक यूज़र है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि डॉक्टर साहिब हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और आज तक औलाद नहीं हुई, तो आप क्या करूं, बहुत परेशान हूं। और अगर आप परेशान हैं तो 8 साल हो गए हैं तो काफ़ी देर हो गई है आपकी शादी को, तो आप लोग अपनी प्रॉपर हिस्ट्री देंगे हमें, अपना जो अभी तक का वर्कअप है वो आप लोग हमसे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं कि इनफर्टिलिटी की कॉज क्या है और क्या ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट एक हैं जो कहते हैं 38% एक्टिव स्पर्म है, हमल हो सकता है। अब मोटेलिटी की अगर बात करूं तो WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक 40% टोटल मोटेलिटी होनी चाहिए और 32% प्रोग्रेसिव मोटेलिटी होनी चाहिए। तो इनकी अगर 38% एक्टिव स्पर्म है तो दिस इज़ नॉट बैड, और ये जो थोड़ी बहुत कमी है इसको हम पूरा कर सकते हैं ड्यू टू सम मेडिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसकी वजह से ये कमी पूरी की जा सकती है। अब IUI की जो वीडियो है उसके ऊपर सना कहती हैं मैम आप कहाँ से हैं, एक मुना खान हैं जो कहती हैं मैम फ़ीस क्या है और एड्रेस क्या है। यूज़र हैं कोई जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका नंबर दो, मैंने टेस्ट करवाए हैं और वो आपको दिखाता हूँ, वो देख कर मुझे दवाई दो। तो ये जो आपने कमेंट्स किए हैं ये मेरे एड्रेस के बारे में या
मुझसे अपना इनफर्टिलिटी का मसला डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर तरीक़ाकार बताती हूँ, जिसके ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं अपनी सारी डिटेल्स। तो ये तरीक़ाकार है। नेक्स्ट वीडियो है ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। ताहिर कहते हैं, नाइस एक्सप्लेनेशन, ग्रेट वीडियो फ्रॉम इंडिया। तो ये ताहिर का मैसेज था इंडिया से। ताहिर, बहुत शुक्रिया, आप इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस। नेक्स्ट महक खान है जो कहती हैं इसका इलाज मुमकिन है। डेफिनेटली ओलिगोस्पर्मिया का इलाज मुमकिन है डाइट के ज़रिए, लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए, कुछ मेडिकेशंस के ज़रिए ओलिगोस्पर्मिया को हम डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रीटेबल और इम्प्रूव कर सकते हैं IVF के ज़रिए, ICSI के ज़रिए या नेचुरल कंसेप्शन के ज़रिए। अकॉर्डिंग टू योर लैब्स हम आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो थी जो मैंने बनाई थी इम्प्रूव एग क्वालिटी के बारे में। तो उस पर समद अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, प्लीज़ थायराइड के बारे में आप बताएं, उसमें कंसीव हो जाता है। अच्छा, ये जो थायराइड का मसला है ये आपकी ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है। लेडीज़ में ओव्यूलेशन को यानी एग बनाने के प्रोसेस को अफेक्ट करता है और इसके अलावा ये आपके सेक्स हार्मोन के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और ये प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा कर देता है। यानी अगर थायराइड का लेवल कम है तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होने लगेगा। अब अगर प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होगा तो आपकी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होगी, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी ओव्यूलेशन को ये अफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके एग नहीं बनता अच्छे साइज़ का और प्रॉपरली। तो करना क्या है, आपने पहले टेस्ट करवाने हैं। आपका थायराइड प्रोफाइल होगा T3, T4, TSH और कुछ एंटीबॉडीज़ भी करवानी पड़ सकती हैं हमें। और उसके बाद हम आपको थायराइड का सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं, थायरॉक्सिन जिसको कहा जाता है। और थायरॉक्सिन यूज़ करते हुए जब आप हाइपोथायराइडिज्म से यूथायराइड हो जाती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आपकी ओव्यूलेशन भी अब बेहतर हो जाती है। तो इस तरह से ये जो थायराइड है कि हाइपोथायराइड अगर हो तो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है और ये बहुत कॉमन है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जब बार बार मिसकैरेजेस होते हैं उनको भी ये कर रहा होता है। नेक्स्ट लेट्रोसोल है। लेट्रोसोल वाली वीडियो में सबाहत कहती हैं, आई आल्सो यूज दिस मेडिसिन एंड फाउंड वेरी इफेक्टिव। नो डाउट लेट्रोसोल बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और ओव्यूलेशन इंडक्शन की जो सारी मेडिसिन हैं उनमें अगर मैं देखूँ तो सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो लेट्रोसोल ही है। नेक्स्ट वीडियो थी 12 साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में। उसमें चौधरी हरम कहते हैं, हेलो मैम, वी वॉन्ट टू कंसीव आफ्टर बेबी लॉस, प्लीज टेल एनी मेडिसिन विदाउट साइड इफेक्ट। अब हम जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन आपको जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसिन यूज़ करनी है और वो आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। जब आप अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके डॉक्टर एक नज़र रखते हैं कि कहीं ये आपकी हाइपर स्टिमुलेट तो नहीं हो रही ओवरीज और कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। नेक्स्ट हैं नाम नहीं मेंशन, लेकिन ये कहते हैं कि मैम प्लीज़ कोई दवाई बताएं औलाद के लिए। तो डायरेक्टली हम आपको दवाई नहीं बता सकते। हम जब भी आपको कोई भी प्रेस्क्रिप्शन देंगे हम पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे और कपल की हम रिपोर्ट्स करवाएंगे, आपका पिछला वर्कअप चेक करेंगे और उसके बाद ही हम आपको कोई ना कोई मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं और आपको कोई तरीक़ाकार जो इलाज का है वो बता सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द कमेंट्स। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के और इसका जवाब देख के। तो मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहें और कमेंट करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ